मेरे दिमाग से निकल गया था स्क्रीन शेयर करना। खैर, हम लोगों ने इफ एल्स का प्रोग्राम देखा था पहले। आज हम लोग एक और प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे और उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इफ एल्स को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्राम मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं वो प्रोग्राम है कि एक नंबर मुझे यूजर से लेना है और ये फाइंड आउट करके बताना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर जो आप यूजर से लोगे वो दो कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है, इवन और ऑड। तो यूजर एक नंबर देगा। ठीक है, इवन नंबर हम किसे फाइन बोलते हैं? इवन नंबर वो नंबर होता है, जैसे एग्जांपल में 2 4 6 8, ये सारे नंबर्स इवन होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर्स ऑड होते हैं। अगर आप इवन नंबर को ध्यान से देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 4, तो इस 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है। सिमिलरली अगर मैंने इसको एक नंबर दूसरा नंबर लिया 8, उस 8 को भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भी मुझे रिमाइंडर जो है वो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर बच जा रहा है, मतलब 0 की जगह कुछ और वैल्यू आ रही है, तो वो सारे नंबर ऑड नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 5 को ले ले। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे बचता है। ठीक है, और ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बच रहा। तो वैसे सारे नंबर जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा वो सारे नंबर ऑड नंबर कहलाएंगे, और वो सारे नंबर जिनको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो वो सारे इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसी पे हम एक प्रोग्राम बनाने वाले थे। ठीक है, जनरल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो अगर एक नंबर है x और उस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कोसेंट में कुछ बचता होगा और यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू आती होगी और रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं बोल सकता हूं कि ये x जो है वो एक इवन नंबर है। इसी पे बेस हमें प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम अगर आप बनाते हो तो हमें क्या लिखना होगा? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? यूजर से एक वैल्यू लेनी होगी, तो मैं डिक्लेयर करूंगा इंट x। ठीक है, फिर सी आउट में एक मैसेज लिखकर डिस्प्ले करवाऊंगा, एंटर एनी नंबर। ठीक है, उसके बाद जब ये मैसेज देखेगा यूजर तो एक नंबर टाइप करेगा। सीन से मैं वो नंबर कहाँ डाल, तो यूजर जो है एक नंबर देगा x, उसको हम सीन की मदद से x वेरिएबल में जाकर के स्टोर कर देंगे। अब हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ। ठीक है, और कंडीशन लिखना है मुझे, x है ना, नंबर क्या है? x। x को रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ याद होगा, एक दो दिन पहले सो जब हम, मॉड्यूलस यूज करेंगे। बिल्कुल सही, हम मॉड ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे मॉड ऑपरेटर का काम होता है कि किसी दो नंबर में जब मॉड ऑपरेटर यूज होते हैं तो वो मॉड ऑपरेशन की वजह से हमें रिमाइंडर पता चलता है। जैसे अगर मुझे 5 को मॉड कर दूं मैं 2 से, तो जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है? 1। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर ऑपरेटर यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स तो यूजर ने नंबर दिया था, मॉड ऑपरेटर लिखेंगे यहाँ। मॉड मतलब एक परसेंटेज का सिंबल बनाना पड़ेगा और करेंगे 2। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आना चाहिए। तो वो बराबर आना चाहिए 0 के। तो हम यहाँ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी जब बात करते हैं तो हमें डबल इक्वल टू लगाना होता है। ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं। सिंगल इक्वल टू आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब राइट हैंड साइड वाले वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पेस्ट कर देना, जबकि हम मैच करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू और 0 दोनों बराबर हो। ठीक है, अब ये कंडीशन जब मैंने लिख लिया है, रुक जा मैं स्क्रीन थोड़ा साफ कर लूं वरना आप लोग कंफ्यूज करोगे। जब ये कंडीशन मैंने लिख लिया तो अब मुझे ये देखना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे क्या करना है। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब कि वो नंबर एक इवन नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट नंबर इज इवन। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली इवन लिख देता हूं, आप लोग उसको पूरा लिख लेना। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है,
ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये वाला कंडीशन जब 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, कुछ और वैल्यू आ गई, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, कोई दूसरी वैल्यू 0 के अलावा, तो क्या होगा, तब वो नंबर जो है वो नंबर कहलाएगा ऑड नंबर। तो मैं उसको यहां पे लिखूंगा एल्स में। एल्स में मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, एल्स ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अगर ये फॉल्स है तो ही मैं आऊंगा, मेरा यूज होगा, और ये फॉल्स होगा इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, कोई दूसरी वैल्यू आई है। तो एल्स में मैं लिख दूंगा सिंपली सी आउट में ऑड। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है माउस से। अभी ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको यूजर से एक नंबर लेना है, उस नंबर में आपको एक कंडीशन चेक करना है। कंडीशन ये होगी कि उस नंबर को हम 2 से जब मॉड ऑपरेशन करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तो वो नंबर इवन कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर ऑड कहलाएगा। चलो इसी को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, सर कर्ली ब्रेसेस मिस कर रहे हैं। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ उससे। मैंने यहाँ जानबूझ के कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ समझाना था। अभी एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पहले टाइप कर लेने दो, है ना। ठीक है, आपका सवाल जो है बहुत बेहतर था, बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपने यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा है। देखो, इफ के लिए हम क्या करते हैं, इफ में एक कंडीशन चेक होता है, और इस कंडीशन को चेक होने के बाद हमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करना होता है। अगर आपके पास रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल नहीं करोगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास स्टेटमेंट जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा लाइनें आपको चलानी है, तो फिर आपको कंपलसरली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा। मेरे केस में यहाँ पे मुझे इफ के लिए सिर्फ एक लाइन ही चलाना था, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं किया। तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इफ में एक ही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ 2 स्टेटमेंट होता, मान लो मुझे एक दूसरा सी आउट भी प्रिंट करना होता, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को लिखनी जरूरी थी। सिमिलरली एल्स के केस में भी अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप चाहो तो कर्ली ब्रेसेस को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर है कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग हर जगह कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलो मैं भी उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, इस वैसे इस कर्ली ब्रेसेस की यहाँ पे इस एग्जांपल में जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको हमेशा ये हैबिट में आ जाए कि आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना ही लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम तो लिख चुका हूँ मैं, और मुझे लगता है यहाँ पे हाँ एक एरर है अभी, क्योंकि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो हेडर फाइल मैंने दूसरा ले रखा है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने नेम स्पेस भी यूज नहीं किया। ठीक है, अब प्रोग्राम ये सही दिख रहा है, चलो इसको रन करके देखते सर हैं। आपने दोनों जगह ओड लिखा है, अच्छा हाँ, इफ में भी सॉरी, और थैंक यू। एल्स में ठीक भी। है ठीक है, थैंक यू तुमने बताने के लिए। ओके सर। यहाँ पे इवन आएगा, ओहो इसको स्टॉप करना पड़ेगा।
यहाँ पे इवन आएगा और नीचे वाले में ऑड आएगा। थैंक यू। चलो इसको रन किया हमने, तो देखो आउटपुट में आपसे बोल रहे हैं एंटर एनी नंबर, तो मैंने एक नंबर दिया 5। जब मैंने इंटर प्रेस किया तो आंसर आ रहा है नंबर इज ऑड। ठीक है, 5 एक ऑड नंबर होता है। चलो इस प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं। मैंने इस बार लिखा है 8 और इसका आंसर है नंबर इज इवन, यानी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है इफ एल्स का। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम काफी थे इफ एल्स को समझाने के लिए। छोटे छोटे प्रोग्राम से आप लोग स्टार्ट करना, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में जाना। ठीक है, तो आप लोग एज ए होमवर्क जो है वो ये ले सकते हो। इसको मैं चलो सेव कर देता हूँ। एज ए होमवर्क आप इसको ले सकते हो, एक प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, उसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम लिखना है आपको सी प्लस प्लस में, जिससे आप यूजर से एक नंबर मांगो और ये डिसाइड करके बता दो कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो लिखा है यूजर ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, शायद मैंने पहले बताया भी है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब जो है हम लोग अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं। हम लोगों ने लूप्स को भी पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो अब हम लूप्स के प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वाइल लूप के पास चलते हैं कि वाइल लूप के प्रोग्राम को हमें सॉल्व करना है। ठीक तो है, ये सब असाइनमेंट है हमारे। नहीं बेटा, ये तो मैं क्लास में समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि वाइल लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट यस सर। नहीं है, ये आपको यस सर। समझाया जा रहा है। असाइनमेंट अलग होगा, असाइनमेंट मैं दूंगा अलग से आपको। ठीक है, आई गेस कि आपको ये वाला प्रोग्राम बताया है क्या मैंने, ए से जेड के रख के अल्फाबेट को अच्छा नहीं, वो अपर केस और लोअर केस का प्रोग्राम था। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो कि वाइल लूप का है। इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, इस प्रोग्राम में आपको अल्फाबेट्स को डिस्प्ले करना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, ए बी सी अप टू ये जाएगा जेड तक। सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपको सारे अल्फाबेट जो होते हैं ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स में उसको डिस्प्ले करना है। तो आपको फिर से मैं एक बार याद करा दूं, अल्फाबेट्स जो होते हैं उसको हम लोगों ने एक आस्की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आस्की वैल्यू का कंसेप्ट यूज होगा। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है 65। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं और वो प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे। आप चाहो तो आज की वैल्यू से भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसको एज ए कैरेक्टर यूज करके भी कर सकते हो, जैसे इस छोटा सा प्रोग्राम में मैंने कैरेक्टर यूज करके बताया। अब देखो हमें करना क्या था, हमें एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें हम ए से लेकर जेड तक के सारे नंबर को प्रिंट करें। यानी प्रिंट वाला काम हमें मल्टीपल टाइम्स करना है। इसको ऐसे समझते हैं कि लूप यूज होगा या नहीं होगा। देखो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रिंट करना है। ठीक है, क्या प्रिंट करना है, अल्फाबेट को प्रिंट करना है। कितनी बार करना है, एक से ज्यादा बार प्रिंट करना है। तो कोई भी काम, एक जैसा काम जो मल्टीपल टाइम्स करना होगा तो आपको यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, यहाँ इफ एल्स यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब लूप लगाते हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप वाइल लूप का यूज कर लो, या तो आप डू वाइल लूप का यूज कर लो, या फिर आप फॉर लूप का यूज कर लो। थियोरेटिकली हमने तीनों लूप पढ़ रखा है और तीनों ही लूप जो है वो यूज कर सकते हो आप अपने प्रोग्राम। इनपुट होगा क्या, पहला अल्फाबेट। वो पहला अल्फाबेट कौन सा है, कैपिटल ए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप यूजर से इनपुट ले लो। ठीक है, यूजर से बोलो कि तुम पहला अल्फाबेट डालो कि कहाँ से कहाँ प्रिंट कराना चाहते हो। तो हमें मालूम होता है कि पहला अल्फाबेट जो है कैपिटल ए ही होगा, ये फिक्स है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो चाहे तो आप यूजर से कैपिटल ए इनपुट करा लो, या तो खुद ही कैपिटल ए प्रोग्राम में ही लिख दो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद जब हमें स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट मिल चुका है तो मुझे लिखना होगा वाइल। देखो याद करो, मैंने कल भी बताया था, कोई सा भी लूप में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है इनिशियल कंडीशन, ठीक है, उसके बाद हमें एक कंडीशन को चेक करना होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। ये तीन चीजें हम करते हैं किसी भी लूप में। तो वाइल के केस में इनिशियल कंडीशन हमें मिल चुका है, पहला स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट हमें ए से करना है। फिर एक कंडीशन चेक करेंगे कहाँ पर जाकर रुकना है, तो हमें रुकना कहाँ पे है,
जब ये वैल्यू जो है वो z पहुंच जाए। मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस समझाने के लिए यहाँ z लिख दिया। ए से स्टार्ट करना है, जाके रुकना कहाँ है, z तक। और उसके लिए हमें यहाँ पे अंदर में क्या करना है, लूप की बॉडी के अंदर क्या करना है, प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि हमें सी आउट लिखना है। तो चलो सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो तो मैं सी आउट का वर्ड ही यूज करता हूँ। यहाँ पे आपको सी आउट करना है। उसके अलावा आपको हर बार लूप के अंदर एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी यूज करना होगा। इंक्रीमेंट ही क्यों कर रहे हैं, डिक्रीमेंट क्यों नहीं किया? इंक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए से स्टार्ट करके जेड तक जाना है, यानी हमें आगे की ओर बढ़ना है। और अगर आपको आगे की ओर बढ़ना है तो एक एक स्टेप को प्लस करना होगा, ना कि माइनस। तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन आएगा। अगर मैंने वेरिएबल आई लिया है तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और ये बॉडी क्लोज। तो ये एक ओवरऑल रफ आइडिया था प्रोग्राम का। चलो एक्चुअल प्रोग्राम पे चलते हैं, वहां से देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा एक्चुअल का प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने यूजर से नंबर नहीं लिया है, बल्कि खुद ही मैंने स्टार्ट कर दिया है कैपिटल ए से। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हेडर फाइल है, ये लिखना है, मेन तो लिखना ही है। आपको अल्फाबेट्स पे काम करना है, तो आपको जो डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा वो कैसा करना होगा, कैरेक्टर टाइप का। तो मैंने कैर डेटा टाइप डिक्लेयर किया। एक वेरिएबल का नाम देना होगा, तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ अल्फाबेट लिख दो, अल्फा लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो पूरा कैरेक्टर लिखा है ये वेरिएबल का नाम है। और ये जो कैर लिखा है, जिसको मैं पढ़ता भी कभी कभी कैरेक्टर ही हूं, तो ये कैर जो लिखा है ये डेटा टाइप है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये नाम है और ये डेटा टाइप है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा टाइप इस एग्जांपल में हमें कैर ही रखना होगा। अब इनिशियल कंडीशन हमें मालूम है कि अल्फाबेट जो है कैपिटल वाला वो कैपिटल ए से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया कैपिटल ए इस कैरेक्टर के अंदर। आप चाहो तो ये काम यूजर से लेकर के भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वहां पे दो स्टेटमेंट और बढ़ जाते, सी आउट और सी इन का। अब देखो, कैरेक्टर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैरेक्टर आप जब भी यूज करोगे तो आपको एक सिंगल कोट इस्तेमाल करना होता है। इस कारण से यहाँ पे कैपिटल ए के पहले और बाद में आपको एक ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा होगा, सिंगल कोट का। ठीक है, तो वाइल का जो पहला कंडीशन था इनिशियलाइजेशन, वो हम लोगों ने सेटिस्फाइड कर लिया। इनिशियल कंडीशन हमें मिल चुकी है, जो कि है कैपिटल ए। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, जिसके लिए लूप को बार बार चलाओगे। तो कंडीशन क्या है कि कैरेक्टर जो है ए से स्टार्ट होकर जेड तक जाना चाहिए। तो कैरेक्टर हमारा जेड तक जाना चाहिए, इस कारण से हमने वाइल लिखा, और वाइल की कंडीशन में लिखा है कि कैरेक्टर की वैल्यू लेसर देन या इक्वल टू होनी चाहिए जेड कैरेक्टर की। यानी कि ए जो है वो लेसर देन है जेड से, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अगली बार बी होगा, बी भी लेसर देन होता है जेड से। फिर सी होगा, वो भी लेसर देन होता है। जब मैं यहाँ लेसर देन बोल रहा हूं तो आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि ए जो है वो लेस होता है बी से, ये कोई नंबर थोड़ी ना है। ए और बी जो है अल्फाबेट इंग्लिश में कोई नंबर है क्या कि हम बोल देंगे बी ग्रेटर होता है ए से? नहीं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है। मैं कभी नहीं कह सकता हूं कि बी जो है ग्रेटर होगा ए से। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भले ही बी बाद में आता हो ए से, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बी ग्रेटर है। तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा आंसर है प्रोग्रामिंग का। हमें मालूम है कि हर एक अल्फाबेट को एक आस्की वैल्यू मिली हुई है, और ए की आस्की वैल्यू बी की आस्की वैल्यू से जब कंपेयर करोगे तो इसकी आस्की वैल्यू कम आएगी और इसकी आस्की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो आस्की वैल्यू वाइज अगर मैं सोचता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है वो ग्रेटर है। या फिर इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बी बाद में आता है और ए पहले आता है। ठीक है, तो हमें वाइल की कंडीशन में क्या लिखना होगा, ए से स्टार्ट कर दिया, कैरेक्टर की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू कैरेक्टर जेड होना चाहिए। देखो जेड लिखा है मैंने, फिर से सिंगल कोट यूज किया। फिर वाइल की बॉडी स्टार्ट किया करली ब्रेसेस से, और उसके अंदर मैंने लिखा है कैरेक्टर की सी आउट में। अब जब सी आउट में कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उससे क्या होता है, अगर आपने सी आउट में वेरिएबल का नाम लिखा है तो उस वेरिएबल का डेटा प्रिंट होता है स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहां से पहली बार में ए प्रिंट हो जाएगा। देन हमने कैरेक्टर को प्लस प्लस किया, ये आ गया हमारा। देखो ये इनिशियल कंडीशन था, ये कंडीशन टू बी चेक्ड। सर डबल कोट्स का क्या यूज है?
ये वाला डबल कोट बता रहा हूँ। कैरेक्टर प्लस प्लस किया तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो गया, तो वाइल के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। अब ये जो सवाल आपने पूछा है कि ये डबल कोट क्यों यूज किया है, तो ये डबल कोट एक्चुअल में देखो, ये इसके और इसके बीच में क्या है, एक स्पेस है। तो मैं चाहता हूं जब डिस्प्ले हो तो ए और बी के बीच में थोड़ा सा गैप आए, वो गैप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पेस को भी प्रिंट किया। आप अगर इसको नहीं लिखोगे तो ABCD एकदम एक दूसरे से चिपके हुए प्रिंट होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस आ जाए इस कारण से मैंने एक स्पेस को भी सी आउट में लिख दिया है, ठीक है। यस सर। अब इसको यस रन सर। करके देखते हैं। जब इसको आप रन करोगे तो आपका आउटपुट ऐसा दिखेगा, ए फिर स्पेस BCD अप टू Z तक, ठीक है। कहीं पे किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम को समझने में? ये बस सिंपल सा प्रोग्राम था, ए से जेड तक प्रिंट करना था। अब इसी में अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको स्मॉल ए भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर जो है स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक प्रिंट होगा, ठीक है। ये ABCD स्मॉल लेटर्स में प्रिंट हो गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये वाला समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे मैं ग्रुप। अब देखो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम आपको बताता हूँ। आपने बचपन में मल्टीप्लीकेशन का टेबल पढ़ा होगा, है ना, 5 का मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, इस तरह से। अब वही वाला प्रोग्राम हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं एक ऐसा प्रोग्राम चाहता हूँ, सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट समझ लो। मैं एक प्रोग्राम चाहता हूँ जिसमें यूजर एक नंबर दे, एज्यूम कर लो यूजर ने नंबर दिया 5, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा आना चाहिए, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। देन अगली लाइन में 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, और ये सीक्वेंस चलेगा कहां तक, 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। यानी कि जो बचपन में हमने 5 का टेबल पढ़ा था वो पूरा टेबल हमें लिख देना आ जाना चाहिए। अगर यूजर ने इसी में 10 डाल दिया तो 10 का टेबल, अगर यूजर ने 20 डाल दिया तो 20 का टेबल, कोई सा भी वैल्यू दे दिया तो उस वैल्यू का टेबल जो भी होगा वो टेबल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसको समझेंगे कैसे कि इसमें लूप यूज होगा या नहीं होगा। मुझे करना क्या है, एक खास तरह का पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये पैटर्न एक है, इससे मिलता जुलता ही पैटर्न मुझे बार बार प्रिंट करना है। तो मुझे एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स करना है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे लूप जो है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब लूप के लिए फिर से वही सारे कंडीशन है, आप वाइल भी यूज कर सकते हो, डू वाइल भी कर सकते हो, फॉर भी कर सकते हो। फिलहाल हम वाइल को समझ रहे हैं, तो मैं इस प्रोग्राम को वाइल से बताऊंगा। आप इसी प्रोग्राम को बाद में जो है वो किसी दूसरे लूप फॉर से या डू वाइल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसमें मुझे लूप के लिए कभी भी आप सोचो तो इस तरह से सोचना कि एक लूप के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन मतलब कि कहां से स्टार्ट करना है, तो मुझे मालूम है कहां से स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है 5 स्टार 1 इक्वल टू 5। उसके बाद मुझे एक कंडीशन चेक करनी होगी। ये कंडीशन चेक करने का मतलब कि मुझे कब जाकर के रुकना है, रुकेंगे कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। और ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब मैं पहुंच जाऊंगा 5 मल्टीप्लाई 11 पे। जब मैं 11 पे पहुंच जाऊंगा तब ये फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा इस कारण से 5 इंटू 11 वाला प्रिंट नहीं होगा। तो इसके जो लास्ट वैल्यू प्रिंट हुई थी वो कौन सी प्रिंट हुई थी, फिर से सुनना मैंने क्या बोला, ये कंडीशन फॉल्स तब होगा जब मैं 5 इंटू 11 पे पहुंच जाऊंगा। और 5 इंटू 11 पे जब मैं पहुंचूंगा तो 5 इंटू 11 वाला लाइन तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने पे वो लूप के अंदर जाओगे ही नहीं। तो आखिरी वैल्यू जो प्रिंट हुई होगी वो कौन सी हुई होगी, 5 आखिरी इंटू वैल्यू जो 10। प्रिंट हुई होगी वो हुई होगी 5 5 इंटू इंटू 10। 10। 10। यानी कि मुझे ये कंडीशन चेक करना है कि वैल्यू 1 से स्टार्ट हो और वो खत्म हो 10 पे, ठीक है। उसके अलावा अब देखो मुझे यहाँ पे एक तीसरी चीज चाहिए होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो मैं इंक्रीमेंट यूज करूंगा या डिक्रीमेंट यूज करूंगा ये कैसे पता चलेगा, तो मुझे देखो ये समझ में आ रहा है कि स्टार्ट मुझे 1 से करना है, पहुंचना 10 पे है। तो 1 से 10 पे कब पहुंचोगे, जाहिर सी बात है जब आप प्लस प्लस करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन होगा इंक्रीमेंट का। ये तीनों चीजें अगर आपने समझ लिया कि हमें क्या कंडीशन लिखना है, तो फिर आपको लूप में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही 3 चीज होती है। और सबसे ज्यादा फंसते कहाँ हैं, सबसे ज्यादा फंसते हैं हमें इस कंडीशन को समझने में, ठीक है। तो चलो मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है टाइम सेव करने के लिए, तो हम प्रोग्राम पे ही डायरेक्ट चलते हैं। अच्छा,
कंडीशन समझ में आ गया आपको कि कैसे चेक करना है। अब इसके प्रोग्राम को देख लो, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। ये तो हेडर फाइल, नेम स्पेस, मेन, ये तो लिखना ही लिखना है आपको हर एक प्रोग्राम में। हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हमें रिक्वायरमेंट है एक नंबर जिसका टेबल प्रिंट करना है, और ये नंबर कौन देगा? ये नंबर देगा यूजर। ठीक है, तो एक वेरिएबल तो चाहिए आपको उस नंबर को स्टोर करने के लिए, तो उस वेरिएबल को मैंने एक्स नाम दिया है। उसके अलावा हमें लूप चलाना है, तो लूप चलाने के लिए एक और वेरिएबल की जरूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है, तो हमने इसको आई, एक दूसरा वेरिएबल जिसको आई बोल रहे हैं वो डिक्लेयर कर दिया। आई की जरूरत क्यों है मालूम है? आई की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें बार बार अपने कंडीशन को चेक करके चेंज करना है। जैसे 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाना है, यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हमें बार बार बदलने की जरूरत है। और एक नंबर तो वो नंबर हो गया जिसको यूजर ने दिया है, जो कि फिक्स है अभी। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक्स और आई। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया और उसमें वैल्यू ले लिया, एंटर एनी नंबर, और उस नंबर को मैंने एक्स में स्टोर करा दिया। मान लो यूजर ने नंबर टाइप किया 5, तो एक्स के अंदर 5 जाकर के स्टोर हो गया है। अब देखो, मैंने आपको इनिशियल कंडीशन बताया ही था। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, 1 से स्टार्ट करना है, तो आई में मैंने 1 असाइन कर दिया। अब ये वाला लाइन जो है, आप वो इस लाइन को यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं थी। यहीं पे आई के बगल में इक्वल टू लगा के 1 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या तो यहाँ पे भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि लूप स्टार्ट होने से पहले उस वेरिएबल में डेटा आ जाना चाहिए। फिर ये इनिशियल कंडीशन हो गया। फिर हमने लिखा कीवर्ड वाइल, और वाइल की कंडीशन, वाइल की कंडीशन में बता रखा हूं मैंने पहले ही आपको कि हमें कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। तो आई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1। हमें जाना कहां तक है, 10 तक। तो मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, आई लेसर देन और इक्वल टू 10। आई की वैल्यू लेस देन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के लिए। इक्वालिटी इसलिए क्योंकि हमें 10 भी पहुंचना है। आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते थे, आई लेस देन 11, ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कंडीशन हो गई। कंडीशन के बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट किया, उसकी बॉडी स्टार्ट किया, उसकी बॉडी में हमने दो स्टेटमेंट लिख दिए। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका क्या मतलब है। अगर मैं इसको आपको एक एक सिंबल बताऊं, सी आउट में सबसे पहले क्या है, एक्स। एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, मैंने एग्जांपल 5 का लिया था, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, वेरिएबल का नाम मतलब उसका डेटा, तो प्रिंट होगा 5। फिर मैंने प्रिंट किया है कोट्स के अंदर स्टार, तो ये स्टार भी प्रिंट होगा, तो मैसेज में आएगा ऐसा लिखा हुआ स्टार। ठीक है, फिर मैंने लिखा है आई। आई एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम मतलब वेरिएबल का डेटा, तो पहली बार जब चलेगा तो आई की वैल्यू रहेगी 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ कोट्स के अंदर इक्वल टू लिखा है, तो इक्वल टू प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे लिखा है एक्स मल्टीप्लाई बाई आई, एक्स मल्टीप्लाई बाई आई यानी कि 5 प्रिंट होगा। फिर एंडल के वजह से यहाँ पे इंटर पड़ेगा और हम दूसरी लाइन में आ जाएंगे। तो देखो हमारा मल्टीप्लीकेशन का टेबल स्टार्ट तो हो गया प्रिंट होना। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है उसको लॉजिकली समझ लेते हैं। देखो, हमारे वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, ओके। वाइल की कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन 10, कंडीशन सही है। कंडीशन सही होगी तो हम लूप के अंदर जाएंगे और ये प्रिंट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। फिर हमने किया i प्लस प्लस, तो i की प्रेजेंट वैल्यू 1 थी, अब वो 1 से बदल के हो जाएगी 2। फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करोगे तो 2 लेस देन होता है 10 से, कंडीशन फिर से सही हो जाएगी। तो आप बॉडी के अंदर जाओगे और ये वाली लाइन फिर से चलेगी। x की वैल्यू फिर से 5 ही है क्योंकि उसको हमने बदला ही नहीं, स्टार अभी भी प्रिंट होगा। i की नई वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर इक्वल टू भी प्रिंट होगा, और फिर x और i को प्रोडक्ट, तो 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होता है। एंड एल के वजह से हम नई लाइन में आ जाएंगे, और ये काम जो है चलता चला जाएगा, कब तक, जब तक कि हम पहुंच ना जाए 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50। जब हम i की वैल्यू 10 कर देंगे तो ये लाइन चलने के बाद हम i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होने के बाद i की वैल्यू बढ़कर 10 के बाद क्या हो जाएगी 11। जब ये 11 होगी तो हम ये कंडीशन चेक करने दोबारा आएंगे और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसकी बॉडी के अंदर हम नहीं जाएंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, और देखोगे अल्टीमेटली तो आपको एक टेबल प्रिंट होकर के मिल जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या है इसका आउटपुट।
यहाँ पे चाहो तो आप रिटर्न 0 लिख सकते हो। एंटर अ नंबर, मुझे जिसका टेबल प्रिंट करना है उसको नंबर चाहिए, तो 5 से समझाया था तो 5 ही लिख देता हूं मैं। इंटर प्रेस किया तो ये देखो 5 का पूरा टेबल जो है वो प्रिंट होकर के आ गया। इसी प्रोग्राम को एक दोबारा चलाते हैं हम। 19 का टेबल बहुत डिफिकल्ट होता है। 19 लिखा तो ये देखो 19 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। आप किसी भी नंबर का टेबल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। 24 का टेबल जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 24 का टेबल। ठीक है, आप किसी भी नंबर का टेबल यहाँ पे 1 से 10 तक प्रिंट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से वाइल लूप जो है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा इस प्रोग्राम की मदद से। हमने टोटल 2 प्रोग्राम देखे हैं। पहला देखा था अल्फाबेट को प्रिंट करने वाला, और दूसरा हमने ये नंबर